Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to start the part number 3 of chapter number 3 which is biodiversity. तो अब हम start करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, सबसे पहले आपको बाय का पता होना चाहिए। जो भी लफ्ज़ हम बाय के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसका मतलब होता है दो चीज़ें। बाय टू होता है मोनो एक के लिए होता है, ट्राई तीन के लिए, इसी तरह टेट्रा फोर के लिए। नोमियल नाम को कहेंगे। ऐसा सिस्टम हमने बनाना है या ऐसे ही हम जो है सिस्टम ही कहेंगे, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें दो नोमियल नेम को कहते हैं, जो दो नेम वाला सिस्टम होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं। दो नाम हम देंगे और एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें हर एक स्पीशीज को हम दो दो नाम दे देंगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स। ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम साइंटिफिक नेम्स देंगे, साइंसी नाम देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को। ठीक है, एज द वर्ड बायनोमियल सजेस्ट, जैसे कि बायनोमियल वर्ड से हमें पता चलता है, जो जब वो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम। साइंटिफिक नेम जो भी होगा वो दो नाम पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, उसके दो हिस्से होंगे। द फर्स्ट इज़ जेनस, ठीक है, द नेम, एंड द सेकंड वन इज स्पीशी नेम। पहले में जिनस का, पहले जिनस होगी जो हम दो नाम पढ़ेंगे ना ऐसे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था होमो सैपियंस। ठीक है, सैपियंस, ठीक है, इस तरह सैपियंस। तो ये दो नाम है, पहला जिनस है, ठीक है, और दूसरा स्पीशी है। ठीक है, स्पीशी है। ठीक है, ये दो इस तरह हमारे पास नाम आ गए। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। कार्लोस लीनियस 1707 टू 1778 AD। अब हमने इसके बारे में पहले इधर भी पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, MCQs में आ जाता है। ठीक है, अगेन ठीक है, तो आई शुड यूज़ अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग। ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने इंट्रोड्यूस करवाया एक सिस्टम जिसमें हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड इस्तेमाल करते हैं, का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसी बंदे ने ना ये सिस्टम निकाला था। उसके बाद क्या हुआ, हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली। उसका ये सिस्टम बहुत तेज़ी से फैल गया पूरी दुनिया में और मशहूर हो गया। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज़ टुडे, और बहुत से इसने जो स्पीशीज़ के नाम रखे थे वो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। आगे हम आ जाते हैं इधर। अब क्या कहता है, सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम। कुछ ऐसे असूल ये हैं, 3 असूल हैं जो हम यूनिवर्सली पूरी दुनिया में अडॉप्ट किए गए हैं। हमने पूरी दुनिया में इन चीज़ों पर अमल करते हैं, इन्हीं असूलों पर। कोई भी नया नाम तजवीज़ करना हो, या डॉक्यूमेंटिंग होता है रिकॉर्ड करना, या उसको एक लिखाई की शक्ल में लेके आना। साइंटिफिक नेम्स आर यूजली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। एक फाउंट होता है इटैलिक फाउंट, उसमें इन नामों को लिखा जाता है। सच एज होमो सैपियंस, व्हेन रिटन दे आर अंडरलाइन, और जब इनको लिखा जाता है तो इनको अंडरलाइन कर दिया जाता है। द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। पहला, जैसे मैंने ये रहा होमो सैपियंस है ना, तो उसका पहला लफ्ज़ जो जिनस का पहला नेम होगा ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, और स्पीशी हमेशा छोटा होगा, चाहे वो प्रॉपर लेटर ही क्यों ना हो, प्रॉपर चीज़ का नाम ही क्यों ना हो। क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, प्रॉपर चीज़ों का नाम जो स्टार्ट होता है वो बड़े लेटर से होता है, लेकिन इस केस में हमने ये रूल फॉलो नहीं करना। वाइल स्पीशी नेम नेवर कैपिटलाइज, स्पीशीज़ का नाम कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होता, इवन इज ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नेम। द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज। सबसे पहले हम जब साइंटिफिक नेम को एक दफ़ा किसी पैरा कोई लिख रहे हैं ना, तो हम होमो सैपियंस के बारे में, या इलियम सीपा के बारे में, या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस के बारे में, राइना टेग्रीना के बारे में, हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले उसका पूरा नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उस नेम को शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज़ फ्रॉम द सेम जिनस आर बीइंग लिस्टेड, जब हम ढेर सारी स्पीशीज़ का नाम लिख रहे होंगे, इट मे बी देन एब्रीवेटेड, तो फिर हम उसको एब्रीवेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय जस्ट यूजिंग द इनिशियल फॉर जीनस। एक हम जीनस के लिए ना, अब होमो सैपियन लिखना होगा, हम एच सैपियंस लिख देंगे, एच डॉट सैपियंस। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं जब हम ढेर सारी स्पीशीज़ की बात कर रहे हो। जैसे एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम है,
और ये इसको हम ई कोलाई के तौर पर लिख सकते हैं। अब इस सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्यों है, हमने क्यों ये सिस्टम पढ़ा है, वजह क्या है, हमें क्या अहमियत है इस सिस्टम की और इसकी क्यों क्यों ज़रूरत पड़ी, इसको हम इसमें पढ़ लेते हैं। इन बायोलॉजिस्ट की रिसर्च में सम नेम्स आर काजिंग प्रॉब्लम, कुछ नाम ऐसे थे जो प्रॉब्लम काज करते हैं या कर रहे थे। डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेम्स, मुख्तलिफ इलाकों में चीज़ों के मुख्तलिफ नाम होते हैं सेम ऑर्गेनिज्म के, एक ही चीज़ होती है लेकिन उसके नाम मुख्तलिफ होते हैं। अब इंग्लिश में हम कोई और चीज़ कहेंगे, उर्दू में कोई और चीज़ करेंगे, ठीक है। हम जैसे लाइट इंग्लिश में कहेंगे, रोशनी उसको उर्दू में कहेंगे, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो वो हमारे पास जो भी हमारा लफ्ज़ होगा हर एक इलाके में चेंज हो जाएगा। पंजाबी में लफ्ज़ को कुछ और कहेंगे, इंग्लिश में कुछ और कहेंगे, सिंधी में, बलोची में, स्पेनिश में, अरबिक में, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ नाम होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कॉमन नेम फॉर ऑनियन इन उर्दू इज़ प्याज। उर्दू में हम ऑनियन को प्याज कहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में तो ऑनियन ही है। बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में हम इन्हें इस ऑनियन को गंडा भी कहते हैं, बासल भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं। इन अदर कंट्रीज़ इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम, दूसरे मुल्कों में ऑनियन के और नेम है। इन साइंस इट इज़ नॉन विद द सिंगल नेम ऑफ इलियम सीपा। जब भी हम साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो ना इसको दो नेम देंगे, मतलब एक इसको जो साइंटिफिक नेम देंगे ना वो इलियम सीपा के तौर पे होगा। ये इसका जिनस है और ये इसकी स्पीशी है, ठीक है। तो इसके आगे वो ये जहाँ भी दुनिया में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अमेरिका के किसी भी कंट्री में, यूएस में चले जाओ, आप जहाँ पे भी जाओगे ना, आप इलियम सीपा कहोगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि ये ऑनियन की बात कर रहा है। आप स्पेनिश कंट्री में चले जाओ, ठीक है, आप अरेबिक कंट्री में चले जाओ, आप फ्रेंच कहीं चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, रशियन कहीं पे चले जाओ, आप इलियम सीपा कहोगे तो उन सबको पता चल जाएगा, बायोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम नेम्स। कुछ ऐसे चीज़ें भी थी जिनको हम एक ही चीज़ को मतलब सेम नेम दे रहे थे। जैसे कि मिसाल दिया उसने, द नेम ऑफ ब्लैक बर्ड, हम काला जो परिंदा है वो किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। हम कोयल को भी ब्लैक बर्ड कहते हैं इंग्लिश में और क्रो को भी ब्लैक बर्ड कहते हैं। तो अब कन्फ्यूजन होगी बंदे को कि हम बात किस चीज़ की कर रहा है वो बंदा। तो एक कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक अपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, आम जो नेम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते, जो हम घरों में अपनी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वो उनका साइंटिफिक कोई बुनियाद नहीं होती। फॉर एग्जांपल अ फिश, जो एक फ़िश है इज़ अ वर्टिब्रा, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। एनिमल है, रीढ़ की हड्डी वाला एनिमल है विद फिन्स एंड गिल्स, जिसके फिन्स और गिल्स होते हैं। बट सेवरल कॉमन नेम्स, उसको हमने बहुत से अपनी तरफ से नेम दिए हुए हैं, जैसे सिल्वर फिश, चांदी की फ़िश होती है। क्रे फिश, जो केकड़ा होता है उसको हमने क्रे फिश कह दिया। जेली फिश, जेली जो हम खाते हैं उससे जो वो जेली की तरह नज़र आती है तो हमने जेली फिश कह दिया। स्टार फिश, क्योंकि वो स्टार की शेप है तो हमने उसे स्टार फिश कह दिया। डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश, ये बायोलॉजिस्ट जो डेफिनेशन करते हैं ना कि फ़िश इज़ अ वर्टिब्रल एनिमल, उसके ऊपर ये फिट ही नहीं आ रही। उसके बाद जेली फ़िश, क्या जेली फ़िश। तो टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन, इन सब कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम्स, हमने जानदारों को उनके साइंटिफिक नेम दिए बाय यूजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हमने सिस्टम यूज़ किया बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ स्टेबिलिटी इट्स नेम, और इसकी वैल्यू इसलिए है, इसकी अहमियत इसलिए है कि ये बहुत जल्दी फैल गया, लोगों में मकबूल हो गया। In binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified. Unambiguous का मतलब होता है, ambiguous चीज़ होती है या धुंधली सी, unambiguous के धुंधली चीज़ नहीं रहेगी, मतलब सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। इलियम सीपा जब आप कहीं भी जाके कहोगे सबको पता चल जाएगा ऑनियन की बात कर रहा है, लेकिन कहीं जाके आप बासल कहो, वासल कहो, गंडा कहो, उन्हें क्या पता कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, अनटिल आप उसको उसकी कॉमन लैंग्वेज में कॉमन जो उस चीज़ का नाम होगा वो ना बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद वो कहता है सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, इस एक नाम को हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं सारी लैंग्वेजेस में, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज इन ट्रांसलेशन, और हमें ट्रांसलेशन भी नहीं करनी पड़ती कि हम कहीं स्पेनिश कंट्री में गए हुए हैं तो हमने वहाँ से उन्हें कहना ऑनियन दो तो हम पहले ट्रांसलेशन गूगल निकाल के करने लग जाएँ कि ऑनियन को स्पेनिश में क्या कहते हैं। हम उन्हें कहेंगे इलियम सीपा तो उन्हें पता चल जाएगा। ऑनियन इलियम सीपा है। सी स्टार को हम या स्टार फिश को हम कहेंगे एस्ट्रायस रुबन्स, और हाउस जो क्रो होता है उसको हम कहेंगे कॉर्वस स्प्लेंडेंस,
ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, ये साइंटिफिक नेम आपने याद कर लेने, ये MCQs में भी आ जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं। ये टेबल जा रह गया, ये करवा दूँ। सम ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड ऑन द ऑनर ऑफ रिसर्च वर्कर हु डिस्क्राइब द एंड क्लासीफाई दैम। कुछ चीज़ों के नाम हम जो है ना, जिस बंदे ने ये सिस्टम दिया होता है, या जिस बंदे ने उस जानवर के बारे में रिसर्च की होती है, या जिस प्लांट के बारे में रिसर्च की होती है, उसको हम नेम दे देते हैं उस प्लांट को, उस बंदे का जिसने उस प्लांट के ऊपर रिसर्च की होती है। फॉर एग्जांपल ऑर्किड ट्री जो होता है वो माउंटेन एबनी है, ठीक है, काले जो होते हैं उनको एबनी कहते हैं। वाज नेम्ड एज बोहिनिया वेरागटा आफ्टर द स्विस बोटनिस्ट बोहिन, ठीक है। हमने एक प्लांट का नाम लिखा है बोहिनिया वेरीगाता भी कह सकते हैं। इज़ एन ऑर्नामेंटल सजावटी पौधा है, साउथ एशिया में पाया जाता है। वो हमने बोहिनिया के नाम पर, जो बॉटनिस्ट था, पौधों के बारे में पढ़ता था, उसके नेम पे इसका नाम रख दिया। तो हम ऐसे भी साइंटिफिक नेम रख सकते हैं जिस बंदे ने उसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में रिसर्च की हो। ठीक हो गया। अब हम आज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग ऑब्जर्व्ड इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व। जो एक सदी पिछली गुजरी है उसमें हमारी ढेर सारी जो है बायोडाइवर्सिटी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। और ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है इन द मॉडर्न एरा। इस अरसे में ड्यू टू ह्यूमन एक्शन, इंसान की सरगर्मियों की वजह से जो स्पीशीज़ हैं और इकोसिस्टम है उनको नुकसान पहुंचा है बाय डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन अर्ली हिस्ट्री। इस हद तक हमने उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाया कि दुनिया आज तक तारीख में कभी भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जो आजकल और अब इस अरसे में हम पहुंचा रहे हैं। स्पीशी दैट नो लॉन्गर लीव्स इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। जो स्पीशी अब इस वक्त मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गई है, जो उसकी हर एक उसका जो एक चीज़ है ना, एक परिंदा है, वो सारे के सारे जो है ना परिंदे, पूरी दुनिया में उस तरह के परिंदे मर गए हैं, वो एक्सटिंक्ट उसको कहेंगे। इन दैट इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में। व्हेन स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है, जब बिल्कुल सारे के सारे मर जाते हैं एक स्पीशी के सारे मेंबर्स, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज हार्म। तो जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी होती है ना वो हार्म होती है। स्टेबिलिटी मतलब जो इकोसिस्टम अपना ना अच्छे से काम कर रहा होता है, एक सिस्टम जो चल रहा होता है नेचुरल सिस्टम, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। स्टेबल चीज़ को आपको पता है कि जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट स्टेबल होता है कि अब वो जो है बीमारी से बाहर आ रहा है, स्टेबल हो गया, अब खतरे की कोई बात नहीं है, इसको जो कहते हैं स्टेबल। और अनस्टेबल हो जाएगा जब स्पीशीज एक्सटिंक्ट होंगी, मतलब वो खतरे के अंदर आ जाएगा या थ्रेटन हो जाएगा। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स। बिल्कुल बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो ग्लोबल हमारा इकोसिस्टम है, जो दुनिया का इकोसिस्टम है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा इफ़ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू टू रिड्यूस एट द सेम रेट। जिस रेट से अब बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, अगर इस तरह हम जानवरों को मारते रहे, जंगलात को काटते रहे, तो हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा और इसका नुकसान हमें होगा, ठीक है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन इकोसिस्टम स्पीशीज कॉल्ड एक्सटिंक्ट। इकोसिस्टम में ये एक्सटिंक्ट स्पीशी की डेफिनेशन है, ठीक है। इकोसिस्टम में हम स्पीशी को एक्सटिंक्ट कहेंगे व्हेन देयर इज़ नो डाउट, हमें कोई शक नहीं होगा दैट लास्ट इंडिविजुअल, उसका आखिरी जो उस स्पीशी का जो आखिरी फ़र्द था, ठीक है, ऑफ द स्पीशी हैज़ डाइड, वो मर चुका है इन इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में, तो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इंडेंजर्ड स्पीशी वो होगी व्हेन इट इज़ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जब ये हमें खौफ हो कि इसके थोड़े बहुत इसके एनिमल, ये इस स्पीशी के थोड़े बहुत रह गए हैं इसके मेंबर्स, तो ये भी ना मर जाएं, तो वो वाली स्पीशी इंडेंजर्ड स्पीशी होगी नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल में, कि ये भी ख़त्म हो सकते हैं, तो उसको इंडेंजर्ड स्पीशी कहेंगे। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल सफाया हो गया उनका। एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर, स्वैम्प डेयर, इंडियन वाइल्ड एज, हैन गुल एंड ब्लैक बग। ब्लैक बग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान खान पे मेरे ख्याल में ब्लैक बग का केस हुआ था, उसने ब्लैक बग के ऊपर पता नहीं क्या उसका कोई था, बहरहाल मुझे बस इतना पता है कि वो ब्लैक बग ही था। तो ये सारी चीज़ें अब हम जो हैं या तो ख़त्म हो चुकी हैं हमारे पाकिस्तान में या फिर ख़त्म होने वाली हैं, उसके बाद या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यार इंडियन देखा है ना मैंने, तो इधर मैंने कर दिया, इसको मैं देख रहा था, राइनोसोर कितना प्यारा लग रहा था, तो मैंने इंडियन बोल दिया। ये इस बेचारे की भी बड़ी प्रॉपर हिस्ट्री है। जब आपको मैं वैसे बता देता हूँ, इसका ये जो सींग है ना, ये बहुत महंगा बिकता था, तो इस बेचारे को लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी बेचारा जो है ना ख़त्म हो गया। मतलब लोग कितने, यार इंसान कितने अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को मारते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इवल, यू नो।
I feel sad for these animals. I like animals. I adore animals. Impact of human beings on biodiversity. अब इंसानों का क्या असर है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर? By 10,000 years ago, 10,000 साल पहले, there were 5 billion people on earth. 5 million, sorry, 5 मिलियन यानी 50 लाख आदमी थे दुनिया पर. विद एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जैसे ज़राअत में एडवांसमेंट आई, ठीक है, जदीद हुआ, हमारा इंडस्ट्री जदीद हुई, ह्यूमन पॉपुलेशन बिगन टू ग्रो रैपिडली, इंसान की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी. टुडे अराउंड 700 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ. तकरीबन 700 मिलियन लोग अर्थ पे रहते हैं. यार ये इसने गलत ना लिखा हो. 7.96 आई गेस बिलियन इस वक्त दुनिया में लोग मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू 2022 रिसर्च अबाउट द पॉपुलेशन. आप मज़ीद इसको देख लीजिएगा. ये मैंने जो मुझे लगता है, जो मैंने फिगर कहीं पे पढ़ा है, ऑन द लिविंग अर्थ, मोर देन 2,60,000 2,60,000 पीपल हैव एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे. हर रोज़ इतने लोग दुनिया में नए आते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, और ईच मिनट, हर मिनट में 180 बच्चा पैदा होता है. अब तो इसका फिगर भी इंक्रीज़ कर गया होगा क्योंकि आपकी बुक पुरानी है. To improve the living condition of 700 million people, we are imposing, हम इम्प्रूव करने के लिए कि 700 बंदा अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके, 700 मिलियन बंदा, वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स. हम इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं टू सर्वाइव द बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी ज़िंदा रहे, ताकि हम इंसान जो है वो ज़िंदा रहें. पौधे होंगे तभी हम ऑक्सीजन ले पाएंगे, और इसी तरह हम अपनी जो है वो कंटिन्यू अपने आप को रख सकेंगे. हैबिटेट लॉस इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी. जब जानवरों का घर जब जानवरों का घर जो होता है ना, हैबिटेट जो मस्कन होता है, वो जब बर्बाद हो जाता है तो वो बेचारे रह भी नहीं पाते. हैबिटेट लॉस, घर का ख़त्म हो जाना, डिफरेस्टेशन, जंगलात का ख़त्म हो जाना, ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी. किसी स्पीशीज़ को, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एक स्पीशी है वो पहाड़ी इलाके में रहती है, हम उसको पकड़ के मैदानी इलाके में छोड़ देते हैं, वो स्पीशी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो ज़िंदा ही नहीं रहेगी. इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी. या एक इलाके से रिमूवल ऑफ स्पीशी, तो आसान बात होगी कि एक स्पीशी को हमने एक इलाके से रिमूव कर दिया. पोल्यूशन, गंदगी, क्लाइमेट चेंज, आबो हवा का चेंज हो जाना, ये मेजर चीज़ें हैं जिससे स्पीशी जो है ना एक्सटिंक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है पूरी दुनिया में से या इकोसिस्टम में से. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36%, 36% काज है स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट होने का. स्पीशी इंट्रोडक्शन 39% काज है, वजह है मतलब. हंटिंग 23% और अदर 2%. तो ये हमारे पास एक फ़िगर है स्टैटिस्टिकल, जैसे हमने स्टैट्स की बात की थी कि अब हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, ये हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ रहा है या हमारे पास मैथ को हम अप्लाई कर रहे हैं और हम फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो ये बायोमेट्री में आ रहा है. ये भी आपने इस चीज़ को याद रखना, हर एक चीज़ को आप रिलेट करके पढ़ें. तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशी आपको पता चल गया कि जब हम एक इलाके से एक स्पीशी को उठा के दूसरे इलाके में छोड़ देते हैं. अब ये टेबल देख लेते हैं. सी स्टार जो है ना, स्टार फिश जिसको कहते हैं, ईट मोजल, सिपियाँ वगैरह खाती है. इफ़ सी स्टार इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ ओशियन, हम अगर समंदर में से स्टार फिश को ना निकाल दें तो जो हमारे पास सिपियाँ होंगी ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी. लार्ज नंबर ऑफ मोजल प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एक्सटिंक्शन. तो क्या होगा इसमें अच्छा क्या, पहले ये मैं बता दूं क्या होगा. जो एक स्टार फिश है ना वो सिपियाँ को खाती है, और सिपियाँ जो है ना छोटे जानवरों को खाती है जो समंदर में रहते हैं. अगर स्टार फिश मर जाए, सिपियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और ज़्यादा जानवरों को खाने लग जाएंगी, क्योंकि इनको खाने वाला तो है कोई नहीं, किन को भला, सिपियों को खाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि स्टार फिश, ऐसे समझो स्टार फिश सो गई है, पीछे से सिपियाँ जो हैं उन्होंने कीड़े मकोड़े खाना स्टार्ट कर दिए, या जो भी हशरात हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, और उन्होंने क्या किया, ये जो बेचारे ये कीड़े हैं इनको एक्सटेंड कर दिया. आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से. यूकलिप्टस जिसको हम सफ़ेदे के दरख्त कहते हैं, प्लांट्स वर इम्पोर्टेड फ्राम ऑस्ट्रेलिया, हमने इन्हें ऑस्ट्रेलिया से इधर लेके आए एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इनको इंट्रोड्यूस करा दिया. दीज प्लांट कंज्यूम मोर वाटर, ये ज़्यादा पानी पीते हैं, मतलब ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं. एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड द वाटर टेबल, और इन्होंने वाटर टेबल में ना बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया. लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये पानी को ना खींचते हैं तो पानी ऊपर आ गया. इट वार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स, ये दूसरे जो आसपास के पौधे होते हैं ना उनको गर्माइश पैदा करते हैं, उनको वार्म कर देते हैं. नियर द यूकलिप्टस ट्री, जो उसके इर्द गिर्द जो पौधे होते हैं, सफ़ेदे के इर्द गिर्द जो भी पौधे होते हैं.